परिचय। सुमित और उसकी मां खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे हैं। मौसम सुहाना लग रहा है और मौसम की पहली वर्षा होने की संभावना है। अचानक वर्षा शुरू हो गई। सुमित अपनी मां से बाहर जाने और बारिश का आनंद उठाने की आज्ञा मांगता है, परंतु उसकी मां ने उसे बारिश में बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहली वर्षा अम्लीय वर्षा हो सकती है और अम्लीय वर्षा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। सुमित को उस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी और उसने उनसे पूछा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? उन्होंने उत्तर दिया कि वातावरण में बहुत से प्रदूषित कण जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन आदि मौजूद रहते हैं। ये कण पानी की बूंदों के साथ अपचयोपचय अभिक्रियाएं करते हैं और उन्हें अम्लीय वर्षा में परिवर्तित कर देते हैं। विद्यार्थियों, अपचयोपचय अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर हैं। ईंधन का जलना, भोजन का पचना, जैव पदार्थों का सड़ना अपचयोपचय अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। आज हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं के विषय में और अधिक चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत तक आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अपचयोपचय अभिक्रियाओं को परिभाषित करना, अपचयोपचय अभिक्रियाओं के उत्कृष्ट विचारों से परिचित होना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के आणविक विचारों को समझना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की समकालिक घटनाओं को जानना, ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करना, अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझना, आयन इलेक्ट्रॉन पद्धति और ऑक्सीकरण संख्या पद्धति द्वारा संतुलन करना, अपचयोपचय अभिक्रियाओं और इलेक्ट्रोड विधि का विश्लेषण करना और विद्युत रासायनिक सेलों को परिभाषित करना। परिभाषा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम लोहे में जंग लगना, कपड़ों का रंग फीका पड़ना, ज्वलनशील तत्वों जैसे कि भोजन पकाने वाली गैस, लकड़ी, कोयला इत्यादि का जलना जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को होते देखते हैं। ये सभी क्रियाएं विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जिसे अपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के चिर प्रतिष्ठित विचार। ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व के निष्कासन की एक प्रक्रिया होती है। अपचयन, यह हाइड्रोजन अथवा किसी धन विद्युतीय तत्व के समावेश या ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन की एक प्रक्रिया होती है। आइए अपचयोपचय अभिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पीपीओ और कार्बन की अभिक्रियाएं। यहां लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निष्कासित हो जाती है और कार्बन में समावेशित हो जाती है। इस प्रकार पीबीओ अपचयित हो जाता है, जबकि सी ऑक्सीकृत होता है। H2S और Cl2 की अभिक्रियाएं। यहां हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाती है और क्लोरीन में समावेशित हो जाती है। इस प्रकार H2S का ऑक्सीकरण होता है और Cl2 का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयोपचय अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉनों की एक स्पीशीज से दूसरे में स्थानांतरित होने के फलस्वरूप विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं। एक उदाहरण पर विचार करें। यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में चलाया जाए तो ये ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने में मैग्नीशियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह एक
या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खोकर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होने पर स्पीशीज के धनात्मक आवेश में वृद्धि या ऋणात्मक आवेश में कमी हो जाती है। वे स्पीशीज जिनमें अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है उन्हें अपचायक कर्मक कहते हैं। MnO43 ऋणात्मक, Fe2 प्लस और Cu इस उदाहरण में अपचायक कर्मक हैं। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर स्पीशीज के धनात्मक आवेश में कमी या ऋणात्मक आवेश में वृद्धि होती है। वे स्पीशीज जो अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कर्मक कहते हैं। Ag+, Fe3+, FeCN6 ऋणात्मक इस उदाहरण में ऑक्सीकरण कर्मक है। ऑक्सीकरण और अपचायक की समकालिक घटनाएं। चूंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का विलोपन और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि एक तत्व इलेक्ट्रॉनों को खोता है तो ठीक उसी समय दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉनों को अर्जित करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी प्रक्रम में ऑक्सीकरण तभी हो सकता है यदि दूसरी ओर अपचयन भी हो रहा हो तथा इसके विलोमतः भी सत्य है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के दौरान अपचायक से ऑक्सीकरण कर्मक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस अभिक्रिया में जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खोते हैं और जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉनों को अर्जित करते हैं और कॉपर परमाणुओं में अपचयित हो जाते हैं। यहां क्यूप्रिक आयन ऑक्सीकरण कर्मक तथा जिंक परमाणु अपचायक कर्मक के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक अपचयोपचय अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनों के ह्रास को प्रदर्शित करती है जो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति को प्रदर्शित करती है जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे SN2 धनात्मक SN4 धनात्मक +2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये समीकरण ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाता है तथा 2Hg2 धनात्मक +2 इलेक्ट्रॉन Hg2 धनात्मक होता है। Hg2 धनात्मक देता है। ये समीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को हम अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ साझा इलेक्ट्रॉनों को गिनते हुए उस अवशिष्ट आवेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो इसके परमाणु पर होता है या प्रतीत होता है। जब अणु के अन्य सभी परमाणु आयनों के रूप में हटाए गए मान लिए जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु के एक उदाहरण पर विचार करें। क्लोरीन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय हैं, इसलिए साझा युग्म को क्लोरीन परमाणु पर गिना जाता है। क्लोरीन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और एक इकाई ऋणावेश अर्जित करता है, अतः क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। दूसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बिना इकाई धनावेश होता है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के सामान्य नियम। पहला नियम, स्वतंत्र या प्राथमिक अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या इसके अपरूपक आकार के निरपेक्ष हमेशा 0 होती है। दूसरा नियम, एक परमाणुक आयनों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर आवेश के बराबर होती है। तीसरा नियम, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या
इसके सभी यौगिकों में हमेशा ऋण 1 ही होती है। चौथा नियम, हाइड्रोजन की निर्धारित ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के +1 होती है। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पांचवा नियम, ऑक्सीजन की आवंटित ऑक्सीकरण संख्या इसके अधिकतर यौगिकों में ऋण 2 है। छठा नियम, बहुपरमाणविक आयन में इसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन पर आवेश के बराबर होता है। सातवां नियम, मेटल और नॉन मेटल के दोहरे यौगिकों में मेटल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, जबकि नॉन मेटल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। आठवां नियम, नॉन मेटल्स के दोहरे यौगिकों में अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या, जबकि कम ऋण विद्युतीय परमाणु की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उस रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। अपचयन को हम उस रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा ब्रोमीन के बीच अभिक्रिया पर विचार करें जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर देती है। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर ऋण 1 हो जाती है, अतः ये अपचयित हो जाता है। S की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 से बढ़कर 0 हो जाती है, अतः H2S ऑक्सीकृत हुआ है। ऑक्सीकारक कर्मक ऐसा पदार्थ होता है जिसके एक या अधिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में घटोत्तरी होती है। अपचायक कर्मक ऐसा पदार्थ होता है जिसके एक या अधिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस उदाहरण में H2S अपचायक कर्मक जबकि Br2 ऑक्सीकारक कर्मक है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार। योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रियाएं तब होती हैं जब दो अभिकारक संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं। मैग्नीशियम की वायु से अभिक्रिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं तब होती हैं जब एक अभिकारक विखंडित होकर दो उत्पाद बनाता है। मरकरी ऑक्साइड का अपघटित होकर तत्व मरकरी तथा ऑक्सीजन देना इसका एक अच्छा उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं तब होती हैं जब एक तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है। सोडियम की जल से अभिक्रिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। असमानुपातन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही स्पीशीज ऑक्सीकृत तथा अपचयित होता है, अर्थात एक ही स्पीशीज अपनी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था तथा उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है, वे असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन एक ही समय पर ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो जाती है। आयन इलेक्ट्रॉन पद्धति द्वारा संतुलन। पहला चरण, अभिक्रिया में सम्मिलित प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को चिह्नित करें। दूसरा चरण, मुख्य अपचयोपचय समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित करें। ऑक्सीकरण अर्धभाग और अपचयन अर्धभाग। प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में परमाणुओं को संतुलित करें जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तीसरा चरण, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में भिन्नता के लिए अनिवार्य पक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ें। चौथा चरण, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया पक्ष में से उस पक्ष में
उचित संख्या में H2O अणु जोड़ते हुए ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करें जिसमें O परमाणुओं की कमी हो। 5वां चरण, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया पक्ष में से उस पक्ष में उचित संख्या में अम्लीय माध्यम के लिए H की पावर प्लस आयनों की उचित संख्या जोड़ते हुए तथा क्षारीय माध्यम के लिए H2O अणुओं की उचित संख्या जोड़ते हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करें जिसमें H परमाणुओं की कमी हो। 6वां चरण, अर्ध अभिक्रियाओं को उचित पूर्णांक से गुणा करते हुए और उन्हें परिणामी समीकरण में जोड़ते हुए लुप्त तथा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान बनाएं। ऑक्सीकरण संख्या पद्धति द्वारा संतुलन। चरण 1, सबसे पहले ये तय करें कि अभिक्रिया अपचयोपचय अभिक्रिया है कि नहीं। अपचयोपचय अभिक्रिया में कम से कम एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होगी। चरण 2, ऐसे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं लिखें जिनकी ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन की इकाइयों की संख्या नोट करें। चरण 3, ऑक्सीकारक तथा अपचायक के अणुओं का अनुपात, अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन तथा ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के समान निर्धारित होना चाहिए। यदि अनुपात सरल नहीं है तो इसे सरल बनाएं। चरण 4, उपरोक्त अनुपात से समीकरण के बाएं पक्ष पर ऑक्सीकारक तथा अपचायक अणुओं के गुणांक निश्चित करें और इससे समीकरण के दाएं पक्ष पर उत्पाद अणुओं के गुणांक निर्धारित करें। उदाहरण, आइए समीकरण के संतुलन का एक उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग करते हुए दिए गए समीकरण को संतुलित करें। आइए समाधान देखते हैं। यहां दिया गया है समीकरण HNO3 जमा H2S देता है NO जमा S। चरण 1, पहले हम N तथा S के लिए ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करेंगे। चरण 2, अब HNO3 के गुणांक को 2 से तथा H2S को 3 से गुणा करेंगे। चरण 3, अब हम दाएं पक्ष में 4H2O जोड़ते हुए O को संतुलित करेंगे। H परमाणु पहले से ही संतुलित है, इसलिए संतुलित समीकरण निम्न होगा। 2HNO3 जमा 3H2S जो देता है 2NO जमा 3S जमा 4H2O। अपचयोपचय अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रोड प्रक्रम। वह अपचयोपचक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही पात्र में होते हैं प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का अपचायक कर्मक से ऑक्सीकरण कर्मक में स्थानांतरण बहुत कम दूरी में होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बीकर में कॉपर सल्फेट के घोल को लेकर उसमें जिंक रॉड को डुबाया जाता है तो एक स्वतः अभिक्रिया होती है और निम्नलिखित प्रेक्षण देखे जाते हैं। जिंक की छड़ घुलना शुरू हो जाती है और इसका द्रव्यमान धीरे धीरे घटने लगता है। CuSO4 विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है। बीकर के तले में कॉपर का लाल भूरा पातन जमा हो जाता है। अभिक्रिया होने के साथ ऊष्मा निकलती है। विलयन वैद्युत उदासीन बना रहता है और अभिक्रिया अनंत समय तक नहीं चलती बल्कि कुछ समय बाद रुक जाती है। विद्युत रासायनिक सेल। एक विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
इन्हें उत्प्रेरक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। आइए जिंक तथा CuSO4 विलयन के बीच अपचयोपचय अभिक्रिया पर विचार करें। Zn तथा CuSO4 विलयन को पृथक पात्रों में लिया जाता है। जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन में इस प्रकार डुबोया जाता है कि Zn तथा Zn2+ जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन में इस प्रकार डुबोया जाता है कि Zn तथा Zn2+ अंतरा पृष्ठ पर संपर्क में आए। कॉपर की छड़ को CuSO4 विलयन में इस प्रकार डुबोया जाता है कि Cu और इसके ऑक्सीकृत रूप Cu2+ आयनों के बीच संपर्क बने। वह व्यवस्था जिसमें अंतरा पृष्ठ पर पदार्थ के ऑक्सीकृत तथा अपचयित रूप के बीच संपर्क होता है, अपचयोपचय युग्म कहलाती है। धातु की दोनों छड़ें इलेक्ट्रोडों की भांति कार्य करती हैं और एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से एक चालक तार द्वारा जुड़ी रहती हैं। दोनों विलयनों को लवण सेतु कहलाने वाली उल्टी यू आकार की नली से जोड़ा जाता है। यू आकार की नली को किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन से भरा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड तथा जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड कहलाती है। वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। यह परिपथ पूरा करते हुए धारा का प्रवाह निर्मित करता है। यह वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्या आप जानते हैं धातुओं का संक्षारण एक प्राकृतिक रूप से होने वाली अपचयोपचय अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले परमाणु की संयोजकता घट जाती है जिससे ये अपचयित हो जाता है और ऑक्सीकारक कर्मक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन खोने वाले परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है जिससे ये ऑक्सीकृत हो जाता है और अपचायक कर्मक कहलाता है। गैल्वेनिक सेल में अपचयोपचय अभिक्रिया स्वतः प्रावर्तित अभिक्रिया होती है। इस कारण से गैल्वेनिक सेलों को सामान्य बैटरियों के रूप में उपयोग किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युती तत्व का समावेश या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युती तत्व के निष्कासन की एक प्रक्रिया होती है। अपचयन हाइड्रोजन अथवा किसी धन विद्युती तत्व के समावेश या ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युती तत्व के निष्कासन की एक प्रक्रिया होती है। वे स्पीशीज जिनसे अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है उन्हें अपचायक कर्मक कहते हैं। वे स्पीशीज जो अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कर्मक कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के दौरान अपचायक से ऑक्सीकरण कर्मक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को हम अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ साझा इलेक्ट्रॉनों को गिनते हुए उस अवशिष्ट आवेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो इसके परमाणु पर होता है या प्रतीत होता है। जब अणु के अन्य सभी परमाणु आयनों के रूप में हटाए गए मान लिए जाते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं तब होती हैं जब एक अभिकारक विखंडित होकर दो उत्पाद बनाता है। विस्थापन अभिक्रियाएं तब होती हैं जब एक तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है। विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।